everyone. In previous lecture we have discussed about the budget expenditure. Budget expenditures are those estimated expenditure of the government which are done in a fiscal year, जो fiscal year में किए जाते हैं on its developmental and non-development programs, planned and the non-planned programs. शायद याद होगा आपको. बजट एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किए जाते हैं: रेवेन्यू एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एंड द नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, प्लान एंड द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या एक्सप्लेन किया था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक बार क्विक रिविजन ले लेते हैं रेवेन्यू और कैपिटल का. आपको बताया था मैंने कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं विच डज नॉट अफेक्ट द असेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट. But capital expenditures are those expenditures which affect the assets and liability status of the government. Revenue expenditures वो expenditures होते हैं which do not create assets for the government. यानी कि assets create नहीं करते हैं. Expenditure करने के बाद भी assets create नहीं हो रहे हैं और expenditures करने के बाद भी liability कम नहीं हो रही है. Does not cause reduction in the liability of the government. और जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो एक्सपेंडिचर होता है विच क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट एंड विच कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. यानी कि एसेट्स भी क्रिएट होते हैं और आपकी लायबिलिटी भी क्या होती है? कम होती है. तो ये आपके क्या थे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स थे. मैंने आपको इसका डिफरेंस भी समझाया था. आज मैं आपसे कुछ जो कैटेगरीज हैं वो पूछूंगी, उसके बाद आप बताएंगे. मतलब आप मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप सुनना अच्छे तरीके से कि कौन से होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर्स. एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर्स आपको कैटेगराइज करना है ऑन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और द कैपिटल एक्सपेंडिचर. देखिए एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर्स, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर्स है तो कंप्यूटर्स आ रहे हैं, असेट्स आ रहे हैं, तो वो कौन सा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट क्रिएट असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, इंक्रीजेस द असेट्स. रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर देखिए फर्स्ट कैटेगरी हम कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर्स, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट क्रिएट असेट्स, असेट्स क्रिएट हो रहे हैं. समझ गए अच्छी तरह से? दूसरा पूछ रहा है ये रीपेमेंट ऑफ लोन्स. अगर हम बात करते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन्स की, तो रीपेमेंट ऑफ लोन्स, अगर ये रीपेमेंट ऑफ लोन्स है तो कौन सा होगा? देखिए रीपेमेंट यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, तो ये भी क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि रिडक्शन इन लायबिलिटी. लायबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है. ठीक है ना. नेक्स्ट इज द ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, ग्रांट्स दी जा रही है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को. स्टेट गवर्नमेंट को आप ग्रांट्स प्रोवाइड कर रहे हो तो वो कौन सा होगा? ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट. तो ये क्या कहलाया जाएगा? ये भी आपका कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसमें दोनों रीजन लिखोगे, नाइदर क्रिएट असेट्स नॉट रिडक्शन इन द लायबिलिटी. ये सिर्फ ग्रांट्स है तो ये आपका कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जब भी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बारे में बताते हो तो आप दोनों रीजन लिखते हो कि इट नाइदर क्रिएट असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट नॉर कॉज रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. फोर्थ वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स. क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स. ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर. व्हाई? बिकॉज इट क्रिएट्स असेट्स. असेट्स क्रिएट हो रहे हैं, हॉस्पिटल बिल्डिंग बन रही है तो असेट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स हो गया. नेक्स्ट फिफ्थ इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट पे. मैंने आपको कल भी बताई थी ये बात कि सिर्फ अगर लोन पे करते हैं तो दैट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट अगर सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज इट नाइदर create assets of the government nor cause reduction in the liability of the government. And next is the sixth one is expenditure on scholarship. scholarship पे हमने expenditure कर रहे हैं. scholarship that means expenditure किया जा रहा है किसके ऊपर? scholarship पे. तो वो क्या होगा? expenditure on scholarship. that will also be a revenue expenditure. the reason will be same, neither create assets नॉर कॉज रिडक्शन इन द लायबिलिटी. ना ही तो असेट्स क्रिएट होते हैं और ना ही लायबिलिटी क्या होती है? कम होती है. अब एक और जैसे इसमें लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स फॉर सर्व शिक्षा अभियान. एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, ट्रेनिंग कराई जा रही है टीचर्स की ऑन द सर्व शिक्षा अभियान. तो ये कौन सा होगा? दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये कौन सा होगा?
दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा जो भी ट्रेनिंग दी जाती है ऑन द सर्व शिक्षा अभियान, इट विल बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से हम इसे कैटेगराइज करते हैं। या फिर एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर कॉज रिडक्शन इन द लायबिलिटी। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग अ ब्रिज, ब्रिज बन रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा बिकॉज इट क्रिएटेड एसेट्स। इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट लोन्स, वही पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो इस तरीके से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके से आता है कि कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू रिसीव्स है, तो आपको उसका रीजन लिखना होगा और बताना होगा कि क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू रिसीव्स है या फिर कैपिटल रिसीव्स है। क्लियर हो गई बात? अच्छे से समझ में आ गई? जस्ट नोट इट डाउन। फिर हम इसके दो पार्ट्स और पढ़ेंगे, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड द प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। फास्ट लिखिए। अब हम बात करते हैं जो आपके बजट एक्सपेंडिचर्स थे, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। रेवेन्यू एंड कैपिटल वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट जो आता है वो कौन सा होता है? डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, इसको समझाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक सो। डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो किए जाते हैं इज इनकर्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सिंपल चीज है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स इज इनकर्ड ऑन इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इट रेफर्स टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि इसमें क्या होता है? इट रेफर्स टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेट करता है आपका डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स। जैसे कि इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? यानी कि जहां पर भी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा होगा तो वो कहलाए जाएंगे आपके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। उन्हें हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कहेंगे। तो जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स का, तो एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। इंडस्ट्रीज हो गया, जो भी इंडस्ट्रीज पे खर्च किया जा रहा है एग्रीकल्चर पे, तो इससे कंट्री का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, तो वो कहलाया जाएगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो ये सब क्या है आपके? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो गया, और आपका हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्रा, हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्रा, तो ये क्या है आपका? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर which is incurred on social and economic development of the country. It relates to the growth and development projects of the country. यानी कि किससे रिलेट करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंट्री। क्लियर हो गई? यानी कि जो कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेट करता हो, दैट इज द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। उसे हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, ठीक है। तो और अब नेक्स्ट होता है आपका नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं which are done on the general services of the government which do not usually promote the economic development। यानी कि जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ऑन जनरल सर्विसेज। ये कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं? एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सर्विसेज। Expenditure on general services, expenditure on general services, that means general services पे दिया जाता है of the government which do not usually promote the economic development। जो economic development को promote नहीं करता है, सिर्फ general services को देता है, वो हमारे non development expenditures होते हैं। It relates to the non development activities of the government। किससे relate करता है ये? non development activities of the government। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक्सपेंडिचर किया जा रहा था एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्रीज पे, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ एजुकेशन,
तो इससे क्या होगा, इससे कंट्री का डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होगा, तो वो ग्रोथ होगा, कंट्री की ग्रोथ होगी। तो ये सब क्या कहलाया जाएगा, दे आर नॉन एज द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। अब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स which are done on the general services of the government which do not usually promote the economic development. So it does not relate to the development activities of the government, यानी कि relate नहीं करती to the it relates to the non development activities of the government. Like जैसे कि इसके examples होंगे expenditure on administration, जो भी expenditures किए जाएंगे, expenditure on administration, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा होगा आपका डिफेंस, जस्टिस, ये सब ये डेवलपमेंट है और पर जनरल सर्विसेज पे किया जा रहा है, कोर्ट के जो खर्चे होते हैं, डिफेंस पे जो किए जाते हैं, तो ये नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में आते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डिफेंस हो गया, जस्टिस हो गया, ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट, ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ग्रांट्स देना, तो ये सब आपके नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होंगे। समझ में आ गया। अब डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट क्या होते हैं, देखिए अगर हम डिफरेंस बताएं तो आप यहाँ पर डिफरेंस 3 डिफरेंसेस बन सकते हैं कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Development expenditure is productive in nature as it adds to the flow of goods and services. जो development expenditures होते हैं वो productive होते हैं, productive in nature होते हैं, क्योंकि flow of goods and services में add करते हैं। ये non productive in nature होते हैं, it does not add to the flow of goods and services। फिर आप एक एक examples इनके दे सकते हैं। तो पहला difference क्या था कि development expenditure directly contributes to the flow of goods and services, जबकि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज प्रोडक्टिव इन नेचर एज इट एड्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स नॉन प्रोडक्टिव होते हैं नेचर में एज इट डज नॉट ऐड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर इन दोनों के आप एग्जांपल्स दे दोगे। क्लियर हो गए, अच्छे से समझ में आगे बात, जस्ट नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी से लिखिए इसको। फिर हम नेक्स्ट एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, थर्ड वन है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जो प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ड से समझ में आ रहा होगा। जो ऑलरेडी प्लान है वो प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो प्लान नहीं होते हैं वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं। बट इनको डिफाइन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो जो प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो एक्सपेंडिचर होते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल प्लान ऑफ द कंट्री। जो प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल प्लान ऑफ द कंट्री, यानी कि जो सेंट्रल प्लान के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सेंट्रल प्लान होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो किए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं। It is incurred on financing the objectives of central plan of different sectors of the economy. जैसे कि प्लान एक्सपेंडिचर, जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं उन पे जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो प्लान एक्सपेंडिचर्स होंगे, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब क्या होते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं। क्लियर हो गया होगा, लिखने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत नहीं। तो प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं विच इज टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल प्लान ऑफ द कंट्री।
जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं विच रेफर्स टू ऑल सच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स विच आर नॉन प्लान, यानी कि वो सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स विच आर नॉन प्लान, वो सारे आपके नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं, यानी कि जो आपके सेंट्रल प्लान के अंदर नहीं होते हैं वो सारे नॉन प्लान होते हैं। जैसे कि ये जब नेचुरल डिजास्टर होता है तब ये ज़्यादा, जैसे कोविड-19 आया, एकदम आ गया, तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर्स करने पड़े, तो वो कौन से एक्सपेंडिचर्स कहलाए जाएंगे? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स। और उससे मतलब जो प्लान होते हैं, जो पहले से, अब जैसे अब प्लानिंग होगी, अब इसके रिलेटेड प्लानिंग होगी, अब एक्सपेंडिचर्स नॉन प्लान से प्लान में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि पहले जो एकदम एक्सपेंडिचर करना पड़ा दैट इज नॉन प्लान, बट अब इसे लंबा खींच रहा है और आगे के लिए भी हम जो नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्लानिंग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर प्लान एक्सपेंडिचर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स में, तो क्या डिफरेंस होगा? जो प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? इट इज विद इन द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट प्लान्स, यानी कि ये अंदर ही होते हैं। ये क्या किसके अंदर होते हैं? इट इज विद इन द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट प्लान्स, गवर्नमेंट प्लान के स्कोप के अंदर होते हैं ये प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? इट इज आउट ऑफ स्कोप, ये स्कोप के बाहर होते हैं, आउट ऑफ स्कोप ऑफ गवर्नमेंट प्लान्स, यानी कि गवर्नमेंट प्लान्स के बाहर होते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, इट इज विद इन द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट प्लान्स, इट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द गवर्नमेंट प्लान्स। तो इसमें जो होते हैं, इसमें वो सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं विच इज अंडर द सेंट्रल प्लान ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल प्लान के अंदर होते हैं, वो सारे होते हैं। इट इज नॉट अंडर द सेंट्रल प्लान ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल प्लान के अंदर नहीं होते हैं, तो वो हमारे सारे कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं। फिर आप इनका एक एक एग्जांपल दे सकते हो। तो आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से कि क्या होता है आपका जो आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, रेवेन्यू एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एंड द नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एंड प्लान एंड द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। Revenue expenditures are those expenditures which do not create assets of the government and which do not create assets of the government, yes, and which does not cause reduction in the liability. Capital expenditures are those expenditures which create assets for the government and cause reduction in the liability of the government. Development expenditures are those expenditures which are done for the developmental activities of the country, and non-development expenditures are those expenditures which are done which are done only for the general services, but it does not promote the development of the country. Plan expenditures are those expenditures which are incurred under the central plan of the country. Non-plan expenditures are those expenditures which are not done under the central plan of the country. That means ये non-plan activities के लिए होते हैं, जैसे कि कोई natural disaster आ जाता है, एकदम earthquake है, फ्लड है, तो उनको एकदम पैसा देना पड़ जाता है, उनके लिए खर्च करना पड़ जाता है, तो वो सारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं। समझ में आ गया? अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे बजट इक्विलिब्रियम की। बजट इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम कब होता है, पहले आप इसे नोट डाउन कर लो फटाफट। करते हैं टाइप्स ऑफ बजट की। बजट जो होता है वो दो तरीके का होता है, जैसे इक्विलिब्रियम होता है ना, जैसे कि बजट दो तरीके का होता है, एक तो होता है बैलेंस बजट, एक तो होता है बैलेंस बजट और एक होता है अनबैलेंस्ड बजट। एक होता है बैलेंस बजट और एक होता है अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस बजट कौन सा होता है? बैलेंस बजट वो हो जाता है जिसमें आपकी जो गवर्नमेंट की रिसीव्स होती हैं वो आपकी किसके बराबर होती हैं? एक्सपेंडिचर्स के बराबर होती हैं, तो वो बैलेंस होता है। सिर्फ आपको समझने के लिए है कि बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है। तो बैलेंस बजट आर दोज बजट इन विच द गवर्नमेंट रिसीव्स आर इक्वल्स टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी पे न्यूट्रल इफेक्ट पड़ता है कि एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीव्स इज इक्वल्स टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक बैलेंस बजट अगर होता है तो उसके फायदे क्या होते हैं? डज नॉट डू द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, यानी कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स नहीं करते,
और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इकोनॉमी के अंदर बनी रहती है, बट ऐसा जनरली बहुत कम होता है। इसके नुकसान भी हैं कि बहुत सारी जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम के लिए गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं करती है। और जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की जो प्रोसेस है वो भी बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि अगर हम अपनी जैसे कंट्रीज होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होती है, तो वहाँ बैलेंस बजट से काम नहीं चलता है, गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने ही पड़ते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं होता कि ऑलवेज की देयर विल बी द गवर्नमेंट रिसीव्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो गवर्नमेंट रिसीव ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो जहाँ पर ये नहीं मिलते, यानी कि अनबैलेंस बजट क्या होता है, वेयर द रिसीव्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, जहाँ रिसीव्स एक्सपेंडिचर्स के बराबर नहीं होती है, तो वो आपका क्या होता है, अनबैलेंस बजट होता है। अब अनबैलेंस बजट भी दो तरीके का हो जाता है, या तो होगा आपका सरप्लस बजट और या होगा आपका डेफिसिट बजट। अब हमारे जो सिलेबस में है वो डेफिसिट है, इसीलिए मैंने आपको ये पहले पढ़ाया था कि आपको पता चल जाए कि क्या होता है। तो अनबैलेंस बजट होता है जिसमें रिसीव्स इज नॉट इक्वल्स टू द एक्सपेंडिचर। तो ये अब दो तरीके का होता है, सरप्लस बजट और द डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट वो होता है वेयर द रिसीव्स इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, जहाँ रिसीव्स ज़्यादा होती हैं। इन हर जगह एस्टिमेटेड जरूर लगाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो काम होता है वो एस्टिमेटेड से होता है। एस्टिमेटेड रिसीव्स इज ग्रेटर देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स। और डेफिसिट कहाँ होता है, वेयर द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड रिसीव्स, यानी कि जहाँ एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं और रिसीव्स कम हो जाते हैं, तो उसको हम डेफिसिट कहते हैं, डेफिसिट बजट या फिर बजट डेफिसिट भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बजट डेफिसिट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी कई तरह के डेफिसिट होते हैं, बट आपको ये भी ये देखना है कि बजट कितने तरीके का होता है, टू टाइप्स का होता है, बैलेंस्ड और द अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड वो होता है वेयर द रिसीव्स इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर्स, यानी कि इसके फायदे क्या होते हैं कि गवर्नमेंट डज नॉट डू द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है। ड्रॉबैक्स क्या होते हैं कि गवर्नमेंट जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स करती है, यानी कि इट डज नॉट यूजफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग डिप्रेशन, और प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, एज लेस एफर्ट्स आर डन टू ग्रो द इकोनॉमी। अब अनबैलेंस का होता है जब रिसीव्स और एक्सपेंडिचर्स इक्वल नहीं होते हैं, तो या तो रिसीव्स ज़्यादा होंगे तो वो क्या होगा, सरप्लस बजट्स, और जब एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होंगे तो वो क्या होगा, यस, डेफिसिट बजट्स। जब आपके एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, डेफिसिट बजट हो जाएगा। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो जब डेफिसिट बजट होता है, इसका मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर रही है और कंट्री का डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स करती है। जब ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स करती है तो लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है और पीपल की परचेजिंग पावर भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो इस डिफ्लेशन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है इन केस ऑफ डेफिसिट बजट, और इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है इन केस ऑफ सरप्लस बजट। गॉट इट, समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। हम आज यहीं तक छोड़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट डेफिसिट एंड द टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। अच्छे से पढ़िएगा, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। गुड बाय।